हेलो दोस्तों, हिंदी मिरर पर फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो का जो कंटेंट है आपके प्रैक्टिस सेट से संबंधित है। चलिए पहले पूरी जानकारी दे देते हैं। आपका ये कंटेंट असिस्टेंट प्रोफेसर से संबंधित है और आपके इसमें 30 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, लेकिन आज का जो प्रैक्टिस सेट है उसमें आपके 25 क्वेश्चंस हैं, यानी कि 26। आपका जो 26 वाला क्वेश्चन है वो आपका सरप्राइज क्वेश्चन है, उसका आंसर आप खुद से देंगे कमेंट बॉक्स में। 25 तक मैं आपको कराऊंगी और आने वाले जो आपके टेस्ट पेपर आएंगे उसमें 30 या 25 या 35 इसी तरह से आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। और आपको क्या करना है, हिंदी मिरर के साथ जुड़कर इन प्रैक्टिस सेट के साथ अपनी तैयारी करनी है। डेली आपको 2 प्रैक्टिस सेट, एक मॉर्निंग में और एक इवनिंग में मिलेंगे। तो अपनी हिंदी मिरर के साथ जुड़कर क्या करनी है, 13 के एग्ज़ाम के लिए तैयारी करनी है। अगर आपको लगता है कि 2 प्रैक्टिस सेट के अलावा भी आपको 3 प्रैक्टिस सेट चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो आपको 3 प्रैक्टिस सेट भी डेली के मिलेंगे, जिससे क्या होगा, आपका 13 में जो एग्ज़ाम है उसकी तैयारी अच्छे से हो जाएगी। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न आपके प्रैक्टिस सेट का। और इन प्रैक्टिस सेट में सारे यूनिट से मैंने क्वेश्चंस उठाए हैं, तो आपको सभी यूनिट्स में से क्वेश्चंस ज़रूर मिलेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। स्वतंत्रता के पूर्व के दिनों में प्रारंभ में किसने संविधान निर्मात्री सभा का विचार प्रस्तुत किया था? तो इसका सीधा सीधा आपको आंसर दिखाई दे रहा है, एम एन रॉय ने। चलिए डिटेल चेक करते हैं इसकी क्या है। भारत में संविधान सभा के गठन का विचार वर्ष 1934 में पहली बार एम एन रॉय ने प्रस्तुत किया था। रॉय भारत में वामपंथी आंदोलन के प्रखर नेता थे। 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने घोषणा की कि स्वतंत्र भारत के संविधान का निर्माण वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी गई संविधान सभा द्वारा किया जाएगा और इसमें कोई बाहरी हस्तक्षेप नहीं होगा। तो इस प्रकार से संविधान निर्मात्री सभा का विचार प्रस्तुत किया था स्वतंत्रता पूर्व के दिनों के प्रारंभ में एम एन राव ने। तो ये पूरी डिटेल आपको इसे मिल चुकी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें बी जो है, कर्नाटक का द्वितीय युद्ध 1750-52, ये सुमेलित नहीं है। बाकी आपके सुमेलित है कर्नाटक का प्रथम युद्ध भी, कर्नाटक का द्वितीय युद्ध भी, पानीपत का तृतीय युद्ध भी। अब ये जो पानीपत का जो आपका तृतीय युद्ध है, इसको बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि यहाँ से प्रश्न मोस्टली आपके एग्जाम में बनता है। अब इसकी हम डिटेल चेक करते हैं। चलिए डिटेल देखते हैं। तो इसमें जो कर्नाटक का द्वितीय युद्ध जो हुआ था वो 1750 में नहीं, बल्कि वो हुआ था 1749 से 1754 के मध्य। ठीक है, तो ये इसकी संपूर्ण जानकारी है। बाकी आपके ऑप्शन मिले हुए ही थे। प्रथम युद्ध ये हुआ, कर्नाटक द्वितीय युद्ध हुआ, तृतीय युद्ध। ठीक है, आपका सारी जानकारी अब मिल चुकी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मौलिक अधिकारों की अवधारणा ली गई है यूएसए के संविधान से, कनाडा के संविधान से, ब्रिटेन के संविधान से, रूस के संविधान से। तो जो मौलिक अधिकार हैं वह लिए गए हैं यूएसए के संविधान से। चलिए डिटेल देखते हैं। डिटेल में आपको जो मिलते हैं इसके साथ साथ हम देखते हैं इनमें हम और कौन से प्रश्न निकाल सकते हैं अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए देखते हैं। संविधान के भाग 3 में 12 से 35 तक मूल अधिकारों का विवरण है। अब आपको इतना पता चल गया है कि जो हमारे मूल अधिकार हैं वह कौन से भाग में है, तो वह भाग 3 में है। अब अनुच्छेद का आपको पता चल गया है, वह 12 से 35 तक है। अब देखिए, मौलिक अधिकारों की अवधारणा यूएसए के संविधान से ली गई। हमारा तो आंसर सिर्फ इतना सा हमें पता होना चाहिए था, लेकिन आपको और भी यहाँ पर जानकारी मिल गई है। संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। तो ये आपका तीसरा प्रश्न तैयार हो चुका है। तो एक प्रश्न के साथ यहाँ पर 4 मिले हैं। मूल अधिकारों को यह नाम इसलिए दिया गया क्योंकि इन्हें संविधान द्वारा गारंटी और सुरक्षा प्रदान की गई, जो राष्ट्र कानून का मूल सिद्धांत है। ये मूल इसलिए भी है क्योंकि व्यक्ति के बहुमुखी विकास भौतिक, बौद्धिक, नैतिक, आध्यात्मिक के लिए आवश्यक है। यानी कि ये जो है मूल जो आपके अधिकार हैं, ये आपके भौतिक, बौद्धिक संपदा, नैतिक मूल्य, आध्यात्मिक शक्ति के लिए भी आवश्यक होते हैं। अब आते हैं, भारत का राष्ट्रपति चुना जाता है लोकसभा द्वारा, राज्यसभा द्वारा, संसद के सदस्यों द्वारा, संसद व राज्य विधानसभा के सदस्यों द्वारा। तो सोच लीजिए अपना आंसर अगर आपने सोच लिया है। चलिए देखते हैं इसकी डिटेल क्या है। तो आंसर जा रहा है आपका डी। संविधान के भाग 5
ठीक है, वहाँ पर भाग 3 था, यहाँ पर भाग अनुच्छेद 52 से 78 तक की कार्यपालिका का वर्णन है। तो ये जो आपको डिटेल मिल रही है ना, जैसे अब यहाँ पर भाग 3 में इतने से यहाँ तक का वर्णन है अनुच्छेद में, और ये आपका कार्यपालिका का कौन से अनुच्छेद में वर्णन है, तो ये सारा आप पढ़ लीजिए ठीक से, है ना। संघ की कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री शामिल होते हैं। अगर आपको नहीं पता था कार्यपालिका में कौन शामिल होते हैं तो ये भी आपको पता चल गया। अब आगे चलते हैं। राष्ट्रपति भारत का राज्य का प्रमुख होता है, ठीक है, और राष्ट्रपति का निर्वाचन जनता प्रत्यक्ष रूप से नहीं करती है, बल्कि एक निर्वाचन मंडल सदस्य के द्वारा इसका निर्वाचन किया जाता है, जिसमें लोग शामिल होते हैं। देखते हैं कौन कौन से। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, केंद्र शासित प्रदेशों दिल्ली व पौंडीचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। तो ये 3 तरह के लोग शामिल होते हैं, और आपको प्रश्न की बहुत अच्छे से डिटेल मिल गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों का गठन करने के लिए निर्देशित करता है? अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 48 या फिर अनुच्छेद 51। तो यहाँ पर जो आपकी डिटेल जाएगी वो जाएगी अनुच्छेद 40। चलिए डिटेल चेक करते हैं क्या है। राज्य के संविधान भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत 40 में राज्य सरकार को ग्राम पंचायत को गठन करने के लिए निर्देशित किया गया है। बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों के बाद 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा भारत के संविधान में एक नया खंड 9th या नवम जोड़ा गया, जिसे पंचायत के नाम से उल्लेखित कर इसे संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। एक प्रश्न के साथ इतनी अच्छी जानकारी आपको मिली, इस सारी जानकारी को याद कीजिए, यहाँ से प्रश्न जरूर बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में छठी आर्थिक जनगणना किस वर्ष में पूर्ण हुई? तो आंसर बिल्कुल आपके सामने है। चलिए चेक करते हैं। आर्थिक गणना के आंकड़े भारत सरकार के सांख्यिकी और कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी किए जाते हैं। देश के सभी राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में छठी आर्थिक गणना जनवरी 2013 से अप्रैल 2014 के दौरान की गई थी। तो ये प्रश्न आपका जो है ये भी काफ़ी अच्छा है, और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बन सकता है एग्जाम में। चलिए आगे चलते हैं आपके प्रश्न पर। क्या है प्रश्न? निम्नलिखित में किसने भारत में हो रही मिशनरी गतिविधियों को आत्मघाती व शांति के लिए खतरा बताया था? लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड डलहौजी या लॉर्ड विलियम बेंटिंग या लॉर्ड कॉर्नवेलिस? तो फिर ये जो शांति के लिए खतरा बताया था आत्मघाती किसका? मिशनरी का। तो इसमें बताया था लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने। चलिए देखते हैं इनकी डिटेल चेक करते हैं। लॉर्ड विलियम बेंटिंग 1828 से 1833 के बीच भारत के गवर्नर जनरल रहे। इसके पूर्व मद्रास का गवर्नर भी रह चुके थे। उसने भारत में ही हो रहे मिशनरी के कार्यकलापों को आत्मघाती व शांति के लिए खतरा बताया, ठीक है। अब इतनी तो रही आपकी प्रश्न से संबंधित जानकारी। अब आगे देखते हैं। इसके समय की महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना, जैसे सती प्रथा का अंत जो कि 1829 में हुई, ठगी प्रथा का अंत जो 1813 में हुई, नरबली प्रथा की समाप्ति ही प्रमुख है। अब देखिए यहाँ पर इनकी घटनाएं भी मिल चुकी, हो सकता है यहाँ से प्रश्न बन जाए आपका। चलिए देखते हैं आगे क्या किया इन्होंने। इसके बाद इन्होंने कलकत्ता में मेडिकल कॉलेज की स्थापना जो कि 1935 में हुई। सरकारी सेवाओं में भेदभाव की समाप्ति की, मंडलायुक्त पद का सृजन इत्यादि इनके द्वारा किए गए प्रमुख कार्य हैं। तो इन्होंने जो कार्य किए गए काफ़ी अच्छे कार्य हैं, यहाँ से प्रश्न भी बन सकता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारतीय विश्वविद्यालयों की स्थिति पर जांच पड़ताल करने के लिए 1902 में नियुक्त आयोग के अध्यक्ष थे। अब बता दीजिए, बैथ्यून, जेम्स थॉमसन, डब्ल्यू हंटर या थॉमस रेलिंग। सारों ऑप्शन आपके सामने है, लगा लीजिए इसका आंसर। अगर आपने लगाया है डी तो बिल्कुल सही है, थॉमस रेलिंग। कैसे थे देखते हैं। 1901 में कर्जन ने भारत के उच्चतर शिक्षा विश्वविद्यालय अधिकारों का एक सम्मेलन शिमला में बुलाया, ठीक है, इन्होंने बुला लिया सम्मेलन। शिमला में पारित प्रस्ताव शिमला प्रस्ताव के नाम से प्रसिद्ध हुआ, ठीक है, ये पारित हो गया, इसका शिमला नाम दे दिया गया। अब आगे देखते हैं। शिमला प्रस्ताव की तीखी आलोचना से विवश होकर कर्जन ने 1902 में थॉमस रेली की अध्यक्षता में विश्वविद्यालयों की स्थापना की, जिसका मुख्य उद्देश्य विश्वविद्यालय शिक्षा की जांच पड़ताल करके अपनी रिपोर्ट देना था। रैले कमीशन के रिपोर्ट के आधार पर ही भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 पारित हुआ था। तो इतनी संपूर्ण जानकारी आपको मिली है, तो पढ़िए इसको अच्छे से और याद कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में अंग्रेजों के शासनकाल में सभी तीनों गोलमेज सम्मेलन आयोजित हुए थे, है ना। भारत के अंग्रेजों के शासनकाल में तीनों गोलमेज सम्मेलन आयोजित हुए, दिल्ली में, लंदन में, बॉम्बे में, कलकत्ता में। यानी कि जब अंग्रेजों का शासन था भारत में तब भी तीनों गोलमेज सम्मेलन हुए थे। यह आयोजित कहाँ हुए थे? यह हुए आयोजित हुए थे लंदन में। अब चलिए हम डिटेल देखते हैं क्या है।
यहाँ पर डिटेल है इसकी। साइमन कमीशन के रिपोर्ट पर विचार करने हेतु ब्रिटिश सरकार द्वारा लंदन में गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया। अब आपको सिर्फ इतना पता था कहाँ हुए, लेकिन ये नहीं पता था क्यों। तो साइमन कमीशन के रिपोर्ट पर विचार करने हेतु ये गोलमेज सम्मेलन हुए थे। प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन 12 नवंबर 1930 से 13 जनवरी 1931 तक चला। फिर द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन 7 सितंबर से लेकर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक चला। फिर द्वितीय तृतीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 तक हुआ। ठीक है, तो फिर गांधी जी ने कांग्रेस के प्रतिनिधित्व के रूप में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। यहाँ से ये प्रश्न बनता है हमेशा, ठीक है। लेकिन प्रथम या तृतीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने बहिष्कार कर दिया था। अब यहाँ पर सिर्फ आपको गोलमेज सम्मेलन की कहाँ हुआ उसके साथ साथ कितनी जानकारी मिली, यहाँ से आप MCQ जरूर निकालिए, बन सकता है एग्जाम में। अब आते हैं आपके दिल्ली दरबार आयोजित हुआ था 1913 में, 1911 में, 1912 में, 1910 में। तो जो दिल्ली दरबार आयोजित हुआ था वह 1911 में हुआ था। चलिए डिटेल चेक करते हैं क्या है। दिसंबर 1911 में ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम एवं महारानी मेरी के भारत आगमन पर भारत हेतु दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। ये जो दिल्ली दरबार आयोजन हुआ था इस पर भारतेंदु हरिश्चंद्र ने और बालकृष्ण भट्ट ने निबंध लिखे। ऐसे लिखे, क्या लिखे हैं देखिए, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने इस आगमन पर क्या लिखा है, निबंध लिखा है, नाटक लिखा है या उपन्यास लिखा है, या बालकृष्ण भट्ट ने क्या लिखा है। इन दोनों ने काफ़ी इस पर लिखा है। देखिए, दिल्ली दरबार के अवसर पर ही 12 दिसंबर 1911 बंगाल विधान के रद्द करने की घोषणा तथा दिल्ली के कलकत्ता की जगह नई दिल्ली राजधानी बनाने की घोषणा की गई थी। ठीक है, ये बहुत अच्छा दरबार लगा था और इसमें काफ़ी कुछ हुआ भी था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो बांदीपुर कर्नाटक सही है, शिखरी देवी हिमाचल प्रदेश सही है, दशीग्राम जम्मू कश्मीर सही है, लेकिन पाखल मध्य प्रदेश नहीं है। चलिए देखते हैं इसकी डिटेल क्या है। पाखल वन्यजीव अभ्यारण्य तेलंगाना राज्य में स्थित है, ठीक है, मध्य प्रदेश में नहीं है। इस अभ्यारण्य में विभिन्न प्रकार के संकटापन यानी कि जो संकटग्रस्त हैं, जैसे बाघ, तेंदुआ, बिल्ली, रीछ, जंगली कुत्ते, चीता आदि शरण के लिए हुए हैं। शेष सभी विकल्प भी सुमेलित हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जनगणना 2011 के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में महिला साक्षरता प्रतिशत सर्वाधिक है? बहुत अच्छा प्रश्न है। लक्षद्वीप, पुडुचेरी, चंडीगढ़, दिल्ली। लगा लीजिए चारों में से आंसर आप क्या लगा रहे हैं। अगर आपने लगा लिया तो यहाँ हम डिटेल चेक करते हैं। ए अगर आपने लगाया सही है। 2011 के अनुसार भारत में केवल राज्य में सर्वाधिक साक्षरता वाला देश है। केंद्र शासित प्रदेशों में लक्षद्वीप की साक्षरता दर सर्वाधिक है। लक्षद्वीप की साक्षरता दर 91.8 है। इसमें पुरुष की साक्षरता दर 95.6 है, महिला की साक्षरता दर 87.9 है। यहाँ से प्रश्न बन सकता है अगर जनगणना से प्रश्न आपका बना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत में अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापित की गई? 1988, 1990, 1992, 1994। अब यहाँ पर अंतर्राज्यीय परिषद स्थापित की गई थी, वह की गई थी 1990। चलिए डिटेल देखते हैं। अनुच्छेद 263 राज्यों के मध्य समन्वय के लिए अंतर्राज्यीय परिषद के गठन की व्यवस्था करता है। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन सरकार या आयोग की अनुशंसा पर 28 मई 1990 को किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस संशोधन ने पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया?